हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल का जो हमारा टॉपिक था वो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन था, परागकण की संरचना। ठीक है, देखिए हम बिल्कुल रिदम से इस चैप्टर के अंतर्गत चल रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप टॉपिक है, बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में कैसे? जैसे हमने सबसे पहले एक नर पार्ट की बात की थी, है ना, एक फ्लावर का नर पार्ट देखा था जिसको हम स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर में सबसे पहले हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी। तो पुंकेसर में हमें मिला कि भाई उसमें एक एंथर होता है, उसमें एक परागकोश होता है। तो फिर जरूरी था कि भाई परागकोश की संरचना देखी जाए। तो हमने परागकोश की स्ट्रक्चर देखी जिसमें लघु बीजाणुधानी की संरचना नाम से पढ़ा था। अब वहां जब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ ही रहे थे तो हमें पता चला कि इसमें तो लघु बीजाणुधानी भी है, मतलब एक लघु बीजाणुजन कोशिका भी है। अब जब लघु बीजाणुजन कोशिका है तो वो लघु बीजाणु बनाएगी और उस घटना को हमने नाम दिया लघु बीजाणु जनन। अब जब लघु बीजाणु जन कोशिका से लघु बीजाणु बन गए तो हमें पता चला भाई लघु बीजाणु तो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित है, और जब ये चतुष्क में व्यवस्थित है तो कैलेज एंजाइम इनके अंदर की कैलोज भित्ति को नष्ट कर उन्हें स्वतंत्र करता है। अब जैसे ही लघु बीजाणु स्वतंत्र हुए, क्या कहलाए? वो परागकण कहलाए। तो देखिए किस प्रकार एक परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी थी उसमें परागकण बन गए ना। जब हमने संरचना की बात की थी तब तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं था परागकण का, तो धीरे धीरे हम परागकण बनाने तक पहुंच गए। अब परागकण जब बन गए तो हमने परागकण की स्ट्रक्चर देखी। वहां हमें पता चला भाई परागकण के तो दो आवरण होते हैं, एक एक्जाइन होता है, एक इंटाइन होता है। और वहां हमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने को मिला कि भाई एक्जाइन क्या है, व्हाट इज एक्जाइन। सॉरी, एक्जाइन तो नहीं पूछता, मतलब जो इसका बाह्य चोल होता है ना, उस पर एक केमिकल, स्पेशल केमिकल पदार्थ होता है और उस पदार्थ को बोलते हैं स्पोरोपोलिनेन। तो आज तक कोई भी ऐसा पदार्थ ज्ञात नहीं है जो उस स्पोरोपोलिनेन को अपघटित कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसका फिजिकल और बायोलॉजिकल जो अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होता है। और इसी वजह से परागकण क्या है, लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं या जीवाश्म रूप में संरक्षित रहते हैं। तो यहां तक कल हमने अपनी बात को कंप्लीट किया था। अब ध्यान से सुनना, अगला जो स्टेप चल रहा है ना, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत। के बाद अब हम पहुंचते हैं कि भाई परागकण जो होता है ना। अच्छा, मेरी एक बात मैं आपको बता दूं, आपने एक घटना का नाम सुना है और उस घटना को हम बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन क्या होता है मैं सिंपली आपको बता देता हूं, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लासों में। ठीक है, परागण का क्या मतलब होता है? पराग कोश के अंदर परागकण है, आपने पता है ना। तो ये परागकण जब पराग कोश का स्फुटन होता है, और स्फुटन करने वाली परत कौन सी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है, कौन सी लेयर है जो पराग कोश का स्फुटन करती है, वो परत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो वो लेयर जब पराग कोश का स्फुटन कर देती है तो परागकण वहां से उड़कर या किसी भी माध्यम से, वो माध्यम हम अगली क्लासों में देखेंगे, कहां पहुंचती है? पुष्प की स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचती है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इस पूरी घटना को हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए। तो एक मेरी बात सुनिए, यहां पर कल जो मैंने आपके सामने एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाई थी ना परागकण की। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात को। परागकण जब पराग कोश के अंदर कंप्लीट बन जाते हैं तो वो परागकण अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित। और अंकुरित होता है ना जब परागकण, तो हम उसे एक नाम देते हैं और वो नाम है नर युग्मकोद्भिद। क्या नाम है? नर युग्मकोद्भिद। तो आज की जो टॉपिक, आज की जो हेडिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ना है, वो हेडिंग यही है,
नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहां तक दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है ना, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, ये आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो सबसे इसको मैं आज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, केवल आप बिल्कुल पेशेंस रखिए और मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए, ठीक है। पूरे कंसेप्ट को मैं यहां पे इसको क्लियर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सुनना मेरी बात को केवल। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन एक हेडिंग मैंने लगाई, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, जो कि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। और सिंपल डेफिनेशन क्या है? अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। भाई ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद। मैं आपको बता दूं, परागकण हालांकि मेल गैमेट है फ्लावर का, एक प्लांट के नर युग्मक को हम परागकण कहते हैं, लेकिन जो निषेचन की क्रिया करेगा ना ये, तो निषेचन की क्रिया करने के लिए जो परागकण होता है वो अपने अंदर कुछ चेंजमेंट करता है। परागकण वही है जिसकी संरचना कल हमने देखी थी, लेकिन उसका काम तो क्या है? निषेचन करना, निषेचन क्रिया को संपन्न करना। तो निषेचन क्रिया को संपन्न करने के लिए जो पोलन ग्रेन होता है वो अपने आप में कुछ परिवर्तन करता है, और उसी परिवर्तन की घटना को हम पढ़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। यदि आपसे कोई यूं पूछे कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आपका एक बहुत सिंपल सा आंसर मैं बता दूं। जैसे ये आपके सामने एक पोलन ग्रेन है, ये परागकण है। अच्छा एक बात बताइए, अंकुरण आप किसको बोलते हैं? अंकुरण आप ऐसे लगाइए जैसे कोई बीज है, कोई सीड है, सीड बीज जिसको बोलते हैं। तो सीड जब जर्मिनेट होता है, कोई भी बीज जब अंकुरित होता है, तो उसके उस ऐसे साधारण भाषा में आपको पता हो, हम तो ऐसे बोलते हैं जैसे कुल्ला दे रहा है, कुल्ला है, अंकुरित हो रहा है मतलब कुल्ला दे रहा है। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट बॉक्स में भी बताना क्या बोलते हैं। मेरा मतलब है जैसे ये कोई बीज है और जब ये स्फुटित होता है, अंकुरित होता है, तो इससे एक ऐसी संरचना निकलती है ना पहले, तो हम इसको इसका अंकुरण बोलेंगे ना, जर्मिनेशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। तो हमारी साधारण भाषा में तुम इसको बोल रहे हैं ये फूट रहा है या कुल्ला दे रहा है, ठीक है। हमारी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आप भी मुझे बताना ताकि मुझे भी नॉलेज हो इसके और क्या क्या नाम है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। और यही जो कुल्ला होता है ना, ये आगे चल के क्या बना लेता है? इस प्रकार की दो पत्तियां बनाता है, ये इसके बीज पत्र ही होते हैं, ये मैं आपको और कभी बताऊंगा। और है ना, बीज पत्र ही इसके इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं, और इसी को आप प्रेरोय भी बोलते हैं और इसको आप प्रांकुर बोलते हैं, है ना। और इसके जस्ट नीचे से इस प्रकार की जड़ निकलती है, इसको आप मूलांकुर बोलते हैं और इसको आप रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक सीड इस प्रकार जर्मिनेट होता है, ऊपर की तरफ तो प्रांकुर और नीचे की तरफ मूलांकुर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके इसी चैप्टर का, जिसे हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो सुनिए, अब हालांकि जैसा कि इस अंकुरण शब्द से समझ में आ रहा है कि अंकुरण का मतलब है कि कोई डंठल नुमा संरचना निकलना, उसी को हम अंकुरण बोलते हैं ना। तो सुनिए, हम क्या देख रहे हैं कि अंकुरित परागकण को ही क्या कहते हैं आप? मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए, ये एक साधारण परागकण है कि नहीं?
तो यदि इस परागकण से कोई इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाए, आप देखना इस बात को, यदि इस परागकण से कोई इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाए तो क्या आप इसको ऐसा नहीं बोलेंगे क्या कि परागकण अंकुरित हो चुका है? भाई ऐसा लग रहा है ना जैसे परागकण अंकुरित हुआ है। और मैंने क्या कहा था कि अंकुरित जो परागकण होता है हम उसी को ही क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका अंकुरण होना बहुत जरूरी है। यदि ये परागकण अंकुरित नहीं हुआ तो ये निषेचन नहीं कर पाता है। मैं आपको बता दूं, देखिए ये श्रृंखलानुमा चैप्टर है, श्रृंखलानुमा। जैसे जैसे आप अगले टॉपिकों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ना, आपके पिछले जो हेडिंग्स हैं वो बहुत क्लियर होती चली जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, क्योंकि इन टॉपिकों को हम आगे और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ रहे? चलिए, तो मेरा उद्देश्य केवल अभी इसी लाइन को समझाने का था कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट। तो आपने सुना कि जो परागकण होता है, जो कि कल हमने देखा था एक जनरल परागकण था, यदि उस परागकण से कोई इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकल जाए तो हम इसको बोलते हैं कि भैया वो परागकण अंकुरित हो गया है। और अंकुरित परागकण को ही अब क्या कहते हैं? हम नर युग्मकोद्भिद। अब मैं इसको परागकण नहीं बोलूंगा, मैं इसको पोलन ग्रेन नहीं बोलूंगा, नॉट, नहीं। अब इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, नर युग्मकोद बोलेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे चले, अब सुनना मेरी बात को भी। ये तो मैंने केवल एक डेफिनेशन आपको बतानी थी, है ना, कि भाई नर युग्मकोद्भिद को मतलब वास्तव में होता क्या है, तो आपने देख लिया। अब सुनिए मेरी बात। अब जो ये शब्द डेवलपमेंट है ना, परिवर्धन, और भाई परिवर्धन तो बहुत खतरनाक शब्द है। ये तो शब्द ही बहुत खतरनाक है। क्यों? है तो 4-5 अक्षरों का नाम परिवर्धन, लेकिन इसके काम बहुत हैं। काम कैसे? परिवर्धन का मतलब पता है क्या होता है? परिवर्धन का मतलब ये होता है, वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी संरचना बनी कैसे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऐसी संरचना बनी कैसे, मतलब आपके पास एक इस प्रकार का पोलन ग्रेन था, आपके पास इस प्रकार का एक पोलन ग्रेन था, और ये पोलन ग्रेन आगे चल के इस प्रकार की संरचना में डेवलप हो जाता है, तो इसको बुरा लगता है। इसको बुरा लगता है कि भाई आखिर तुमने इतनी अच्छी गोल मटोल संरचना को कैसे इस प्रकार की संरचना में बदल दिया, मुझे रीजन बताइए। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया, परिवर्धन का मतलब है आप बताइए, आप पूरी प्रोसेस समझाइए उसको कि कैसे आपने इस प्रकार एक सुंदर परागकण को इस प्रकार के एक ऊबड़ खाबड़ संरचना में बदल दिया, जिसे आप मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर? तो आज जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे ना, वो इसी की चर्चा करेंगे और इसको समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे इसको कि आखिर हमने कैसे ऐसी संरचना को इस प्रकार की संरचना में बदल दिया, तब ही हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है भाई? तो आप समझ पा गए आज का हमारा चैलेंज क्या है ना? एक्सेप्ट करते हो? चैलेंज करना चाहिए भाई लाइफ में किसी ने चैलेंज कोई स्वीकार नहीं किया तो फिर लाइफ ही क्या है ना? चलिए देखिए भाई, तो उद्देश्य हमारा समझ में आ गया। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, है हमारे लिए क्या टारगेट या हमारे लिए क्या चैलेंज दिया है, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आपको भी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई, कैसे बनता है। अब ध्यान से समझते चलना। मैं ये कहता हूं कि नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्धन होता है वो 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। एक होता है परागण पूर्व और एक होता है परागण पश्च। एक होता है परागण पूर्व और एक होता है परागण पश्च, जिसको हम बोलते हैं प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। ध्यान से सुनना, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, इन्हीं में इनका रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले तो आपको यही बात क्लियर करनी है, ये जो मैंने पॉइंट लिखे। सुनिए मेरी बात को, 1 मिनट सुनना।
उसने हमारे एक टारगेट दिया कि भाई आप नरयुग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नरयुग्मकोद्भिद तो वो संरचना है जब परागकण अंकुरित हो जाए। ठीक है, परागकण अंकुरित हो जाना हम नरयुग्मकोद्भिद बोलते हैं उसको। तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर हमने ये नरयुग्मकोद्भिद बनाया कैसे, क्योंकि शब्द डेवलपमेंट है ना, और डेवलपमेंट का मतलब है आप उसके विकास के चरण बताइए कैसे वो विकसित हुआ। तो हम उसको क्या समझा रहे हैं, हम उसको सबसे पहले ये कह रहे हैं कि लाला एक तो परागण से पहले और एक परागण के बाद ये दो क्रियाएं होती हैं या दो चरण होते हैं जिनसे हमारा क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो मेल गैमेटोफाइट का जो बनना है वो परागण की क्रिया से रिलेट कर रहा है, परागण की क्रिया से संबंध रख रहा है। और संबंध कैसे रख रहा है, ये मतलब क्या है, दोनों जगह पर अपने पैर रखता है। ऐसे पैर रख लिए, एक रख लिया कि भाई परागण से पहले क्या होगा मैं भी देखूंगा, है ना। अब ये मजे लेता है मतलब जिंदगी के कि भाई परागण से पहले क्या हो रहा है उस घटना को भी देखूंगा और परागण के बाद क्या होगा वो चीज भी देखूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है नरयुग्मकोद्भिद का जो पूरा निर्माण होता है वो दो चरणों में होता है। कुछ निर्माण तो उसका होता है जब परागण से पहले, मतलब जब तक परागण की क्रिया नहीं हो। ठीक है, अब मैं यहां पर एक सिंपली सा छोटा सा आपके सामने ऐसे, ये देखिए ये आपका एंथर है, परागकोश है। ठीक है, ये इसमें लघु बीजाणु धानियां थी। ठीक है, अब आपको पता था ना कि इसमें क्या बन चुके हैं, इसमें परागकण बन चुके हैं ना, परागकण। बताइए मुझे परागकण है कि नहीं, इसमें परागकण है ना। अब सुनना मेरी बात को, तो जब तक इस परागकोश का स्फुटन नहीं होगा तब तक परागण की क्रिया हो सकती है क्या, आप बताइए मुझे। भाई जब तक ये फटेगा नहीं परागकोश तब तक ये परागकण बाहर नहीं निकल पाएंगे, और यदि पोलन ग्रेन बाहर नहीं निकले तो परागण की क्रिया भी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो सिंपल सी बात है कि जब तक इस परागकोश का स्फुटन नहीं होता तब इस परागकण के अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट हो रहे होंगे, क्योंकि ये आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और वो कह रहा है कि मेल गैमेटोफाइट तो दो चरणों में बनता है, एक चरण तो होता है परागण से पहले का और एक चरण होता है परागण के बाद का। दो चरणों में कंप्लीट बनता है मेल गैमेटोफाइट। अब वो चीज हम देखेंगे, पूरी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जब तक ये परागकण परागकोश के अंदर होते हैं और इसमें जो चेंजमेंट होते हैं परागकोश के अंदर, क्या आप उन सभी चेंजमेंटों को परागण से पूर्व वाली क्रिया में नहीं देखेंगे क्या, बताइए मुझे। भाई आपके पास जो प्री पोलिनेशन स्टेप है, क्या आप इस स्टेप में उन चेंजमेंटों को नहीं देखेंगे क्या जब परागकण परागकोश के अंदर हो तब वाले को। क्योंकि यदि परागकोश का स्फुटन हो गया ना तो भैया परागकण परागण की क्रिया करेंगे, समझ रहे हैं। तो दो चरण कैसे हुए इसके, एक तो वो चेंजमेंट जब परागकण परागकोश के अंदर ही हो, और दूसरा स्टेप क्या है परागण से बाद का। अब परागण के बाद का मतलब मैं आपको बता दूं, ये कोई फ्लावर है मान के चलिए, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये वर्तिकाग्र है। तो जब परागकोश का स्फुटन हो जाएगा ना तो ये परागकण यहां से निकलकर क्या है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। देखो ये पहुंच गए वर्तिकाग्र पर। ठीक है, और मैंने एक डेफिनेशन कही थी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। ठीक है, अब जब परागण की क्रिया हो गई तो परागण के बाद इसमें कुछ चेंजमेंट होंगे, तब जाके ये बनाएगा कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट। तो पहले आपको ये दो स्टेपों का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, कि घटनाएं कैसे कैसे होंगी। घटनाएं ऐसी होंगी, कुछ घटनाएं तो परागकण में जब होंगी जब वो परागकोश के अंदर होगा, और कुछ घटनाएं उसमें जब होंगी जब वो वर्तिकाग्र के ऊपर होगा।
क्लियर? ठीक है, तो ये दो घटना आपको समझ में आ गई कैसे चलेंगी। अब देखना केवल आपको इतना है कि जब ये परागण से पूर्व होता है तो क्या होता है, और परागण करने के बाद जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो तब क्या इसमें चेंजमेंट होते हैं, केवल आपको यही देखना है। ठीक है, अब मैं इनको मिटा देता हूं। अब हम कंटिन्यू अपने इस टॉपिक पर चलेंगे। और सुनना मेरी बात को, आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, प्रत्येक बच्चा अपने नोट्स ओपन कीजिए और ये टॉपिक खोल लेना उसमें नोट्स में, है ना। मैं आपको इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा केवल, थ्योरेटिकल तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बिल्कुल। मैं आपको यहां पर इस टॉपिक को डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप अपने नोट्स जो हैं उनको देखते रहिए कि मैं किस लाइन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक को आपके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप बच्चे को वो किस प्रकार इजीली समझ में आएगा, इस प्रकार मैं किसी भी टॉपिक को सॉल्व कराता हूं। ठीक है, चलिए, नहीं सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन अधिकांश बच्चे समझ जाते हैं कि कौन सी जगह पर कैसे उसको समझाना चाहिए। ठीक है, अब सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा भी नहीं होता ना। चलिए, कोई बात नहीं, अब मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर समझना है, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। चलिए, तो 2-3 चौक ले लूँ मैं थोड़े, हाँ ये चल जाएंगे। चलिए, अब सुनते जाना केवल आप, है ना। सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं परागण पूर्व घटना की, है ना भाई। तो मैं यहां लिख दूं परागण पूर्व, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, और उसके बाद हम क्या है दोनों की ऐसे हेडिंग लगा के ही बात करेंगे। ये परागण पूर्व घटना है भाई, है ना। अब परागण पूर्व घटना में क्या होता है मैं आपको बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। आपके पास आपकी नोटबुक है, आप उसमें क्लियर समझ जाएंगे, बिल्कुल मुझे इतना विश्वास है, ट्रस्ट है। ठीक है, कॉन्फिडेंट भी हूं ना। सुनिए, अब ये आपके पास कोई पोलन ग्रेन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक जनरली पोलन ग्रेन में यहां पे बना के चलूंगा। जनरली पोलन ग्रेन का मतलब है थोड़ा फास्टली, आप ऐसे समझ जाएंगे ना ये पोलर ग्रेन है। ठीक है, मुझे ज़्यादा सजाने की इसको आवश्यकता तो नहीं है ना। चलिए, ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया है 3 जगह से, आप समझ पा रहे हैं ये 3 जगह क्या है इसकी, मैं यहाँ पे ऐसे भी बना दूं। ठीक है, चलो सुनिए भाई, ये कोई पोलन ग्रेन है, यह एक परागकण है। ठीक है, तो इस परागकण का ये केवल क्या है भाई, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। ये केंद्रक है परागकण का। ठीक है, आगे क्या होता है इस केंद्रक में, अब दोबारा बना रहा हूं मैं दूसरा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मैं देख लेता हूं ये आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है ना। सुनिए, ये दूसरा परागकण है, तो पता है क्या होता है इस परागकण में, देखो ये घटना कौन सी चल रही है, परागण से पहले की। तो मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि आखिर परागकण अपने को परागकोश के अंदर क्या क्या चेंजमेंट करता है, वो चीजें हम देख रहे हैं। मतलब परागण से पूर्व एक बार डायग्राम बनाने के बाद मैं इसको विद थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप मेरे इस तरीका को सीख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, एक रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है, रिक्तिका। और रिक्तिका के बनने के कारण जो केंद्रक होता है वो थोड़ा परिधि की तरफ चला जाता है। ये केंद्रक है भाई, क्या बोलते हैं आप इसको, केंद्रक। ठीक है, अब अगला चरण देखिए। अब अगला चरण जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसके केंद्रक में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और जो समसूत्री विभाजन होता है ना वो केवल इसके केंद्रक में होता है। क्या इसमें होता है, केंद्रक में। अब जब समसूत्री विभाजन होगा केंद्रक में
तो पता है क्या है, ये जो केंद्रक है इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। एक तो बनता है बड़ा केंद्रक और एक बनता है छोटा केंद्रक। ये अनइक्वल डिवीजन होता है, दो केंद्रक बनते हैं, एक बड़ा केंद्रक बनता है, एक छोटा केंद्रक बनता है। ठीक है, ये तो बाह्य चोल है ही। मैं इसमें जर्मपोर आपको नहीं शो कर रहा हूं थोड़ी जल्दी की वजह से, लेकिन आप समझ पा रहे हैं यहां पर 3 जरण छिद्र भी होते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये जो दो केंद्रक हैं, अब सुनना मेरी बात को, जो बड़ा केंद्रक होता है उसको तो बोलते हैं कायिक केंद्रक, कायिक, और जो छोटा केंद्रक होता है उसको बोलते हैं जनन केंद्रक। ठीक है, ये कायिक केंद्रक है बड़ा और ये जनन केंद्रक है छोटा। ठीक है, कैसा है भाई, छोटा है ना। अब अगला क्या होता है भाई, इसमें ध्यान सुनना मेरी बात को भी, ये समसूत्री विभाजन हुआ पहला। इसमें मैं आपको बता दूं कि पूरे मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। तो नीट के लिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नरयुग्मकोद्भिद के परिवर्धन में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं, तो 2 बार समसूत्री विभाजन होता है केवल। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। तो ये कायिक केंद्रक बन गया, एक जनन केंद्रक बन गया, रिक्तिका यहीं पर ही होती है ना। आप ऐसे मत सोचना सर ये रिक्तिका कहाँ गई। ठीक है, अब ये कायिक और जनन केंद्रक बन गया। अब क्या होता है, अब इसमें होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। भाई केंद्रक द्रव्य था, ये तो केंद्रक का विभाजन था, तो केवल केंद्रक बटे थे। अब हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ना, तो इसमें क्या है, इस प्रकार की एक लेयर बन जाती है, देखिए। और ये भी इसके कोशिका द्रव्य में भी ना असमान विभाजन होता है, मतलब बराबर की कोशिका नहीं बनती। ठीक है, तो जो एक कोशिका जो बड़ी होती है और एक कोशिका होती है छोटी, कैसी होती है, छोटी। मैं इसको इससे जोड़ दिया है मैंने, इसका महत्व है ना। एक कोशिका तो बन गई बड़ी, तो बड़ी जो कोशिका बनती है उसको तो हम कहते हैं कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका बनती है उसको बोलते हैं जनन कोशिका। हाँ, जनन कोशिका। और जो मैंने येलो कलर की जो लेयर बनाई है भित्ति, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस भित्ति का नाम होता है कैलोज भित्ति। क्या होता है, कैलोज भित्ति। क्या नाम होता है इसका भाई, कैलोज भित्ति। यहां तक आपको बात समझ में आ गई नहीं? तो ये है इस बाह्य चोल। ठीक है भाई, चलिए तो अब सुनिए मेरी बात को। इतनी डायग्राम बहुत है इसमें, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। सुनना मेरी बात को, ये आपको 4 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। कितने डायग्राम, 4 डायग्राम। तो ये जो 4 डायग्राम में जो आपको चेंजमेंट दिखाई दे रहा है ना, वो सब की सब चेंजमेंट प्री पोलिनेशन के हैं। अर्थात एक परागकण अभी कहां पे है, अभी पराग कोश के अंदर है। कहां पर है भाई, पराग कोश के अंदर। क्योंकि जब तक वो पराग कोश के अंदर होता है हम उसे प्री पोलिनेशन अवस्था बोलते हैं, परागण से पहले की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो परागण से पहले इतने सारे चेंजमेंट होते हैं। मैं एक साथ बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए केवल। मैं एक साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा इसको। पहले आप मेरे साथ साथ इस डायग्राम को देख लीजिए। बी पॉइंट, आपको नोट्सों में इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्सों में जो मैंने थ्योरी और जो मैंने चित्र बनाए हुए ना, वही आपके लिए सफिशियंट है। आपको केवल इतना करना है, ये तो मैं केवल समझाने के लिए आपको फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड जो घटना है, दूसरी जो घटना है भाई, वो है परागण पश्च। अब देखते हैं परागण पश्च क्या इसमें चेंजमेंट होता है। ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं सारी चीज आपको पूरी पूरी क्लियर करूंगा। सुनिए, तो ये जो एक डायग्राम है, मैं देख लेता हूं एक बार, कहां ये दिख रहा है नहीं दिख रहा।
हाँ बहुत जगह है आज तो ना, मुझे याद नहीं रहता, मैंने पूरा बोर्ड लिख रखा है ना, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ी संशय से रह जाती है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो मैं पूरी मेहनत करूं और वो दिखे ही नहीं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, तो देखने में कोई बुराई नहीं है भाई, है ना। हाँ, अपने को पूरा वो होना चाहिए। चलिए, तो ये मतलब समझ में आ गया आपको बात, ये डायग्राम बन गया। अच्छा, इस पे वो ही अपना एग्जाइन होता है, ये तो हम बना के चलेंगे चलेंगे सभी में। रफ थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वहां पे आपको कैलोज भित्ति दिखाई दे रही थी। अब ये जो घटना है ना परागण के बाद चल रही है। अब पता कैसे चल रही है घटना, सुनना मेरी बात को। ये ऐसा परागकण है जिसमें कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको, 2 कोशिकाएं, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, तो आप उसको द्विकोशिकीय परागकण बोलेंगे ना। तो इसी अवस्था में जो परागकण है वो परागण की क्रिया करते हैं, अर्थात जब परागकण के अंदर 2 ये कोशिकाएं बन जाती हैं तब पराग कोश का स्फुटन होता है और परागण की क्रिया होती है। तो अब जो ये परागकण था जिसके अंदर 2 कोशिकाएं हैं वो पहुंच गया वर्तिकाग्र पर। किस पर, वर्तिकाग्र पर। अब भाई जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो अब जो होने वाली घटना है उन्हें हम परागण पश्च घटना नहीं बोलेंगे क्या। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है। अब ये जो कैलोज भित्ति होती है ना ये डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है कैलोज भित्ति। और कैलोज भित्ति जब घुलती है तो उससे पहले ये जनन कोशिका पर जरा ध्यान दीजिए, ये इससे अटैच है, परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई है जनन कोशिका जो कि राउंड शेप में आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो कैलोज भित्ति होती है ना इस जनन कोशिका को इससे अलग करती है। किससे, इसकी भित्ति से। तो ये यहां पे क्या होती है, ये लेंटिकुलर या मैं इसको स्पिंडल शेप कह सकता हूं, स्पिंडल शेप, तर्कुरूपी, तर्कुरूपी हो गई है जनन कोशिका। मैं इसको यहां लिख सकता हूं ये तर्कुरूपी कोशिका है ना, तर्कुरूपी। और इसके अंदर जो जो कायिक कोशिका है वो तो रहेगी ऐसी बड़ी की बड़ी कोशिका, है ना। तो ये जनन कोशिका है और ये कौन सी कोशिका है भैया, कायिक कोशिका। क्या है ये, कायिक कोशिका। अब सुनना मेरी बात को, परागण की क्रिया हो गई तो ये इस भित्ति को छोड़ देती है, कैलोज भित्ति नष्ट हो गई, डिजॉल्व हो गई, घुल गई। तो ये जो जनन कोशिका थी वो क्या कर लेती है, भित्ति से अलग हो जाती है और तर्कुरूपी या मसूराकार या लेंटिकुलर, लेंटिकुलर बोलते हैं जिसे उत्तल लेंस जैसी कंडीशन, ठीक है, उस जैसी हो जाती है जो आपको चित्र में दिखाई भी दे रही होगी। अब आगे क्या होता है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। अब वो इंपॉर्टेंट घटना क्या होती है वो सुनिए। ये अंतःचोल है भाई, अंतःचोल। ये बाह्य चोल है, ठीक है, ये बाह्य चोल है भाई। अब ये जो बाह्य चोल होता है यहां पे अब मैं अपने काम की चीज बना रहा हूं और मैं यहां पे यूं मान के चलिए आप कि ये मैंने एक जनन छिद्र बना दिया, ये आपको दिख रहा है, ये जनन छिद्र है। इसमें आपकी ये रही कायिक कोशिका और ये रही आपकी जनन कोशिका, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और ये हमारे जर्मपोर हो गए। देखिए एक जर्मपोर आप यहां मान के चलिए, ये वाला है, ठीक है। एक जर्मपोर आप यहां मान लीजिए और एक जर्मपोर आप इस जगह पर मान लीजिए, कहीं भी आप इसको मान सकते हैं। और ये आपको इंटाइन दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है, याद रखना आप, व्हाइट कलर का। चलो और बना दूं इस पे ना, एक और बना दूं, नहीं इससे समझ जाना यार, कोई दिक्कत नहीं है। जो येलो कलर का है वो तो आप एग्जाइन मान के चलो, बाह्य चोल है। और जो व्हाइट कलर का है उसे आप इंटाइन मान के चलिए, वो अंतःचोल है, ठीक है। अब सुनिए आगे होता क्या है। जो अंतःचोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं मैं, अब ये जो परागकण है वो किसके ऊपर बैठा हुआ है बताइए, वो वर्तिकाग्र के ऊपर स्थित है ना।
तो पता है क्या होता है, ये वर्तिकाग्र से नमी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? नमी। मतलब मैं कह सकता हूं शर्करा, नमी या पोषक तत्व। जब ये पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन? परागकण। किससे? स्टिग्मा से, वर्तिकाग्र से। तो ये परागकण नमी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। नमी का मतलब आपको सारी चीज समझनी है, जल भी, पोषक तत्व भी, जैसे शर्करा ग्रहण करता है मोस्टली ना, ऐसे सारी चीजें। जब ये नमी एब्जॉर्ब करता है, पोषण लेता है, तो ये फूलेगा। स्वाभाविक सी बात है भाई जब आप किसी चीज, कोई चीज के अंदर, कोई पदार्थ के अंदर वाटर को प्रवेश कराएंगे तो वो फूलता नहीं है क्या? आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वाली जो घटना होती है, परासरण विसरण वाली, है ना। तो ये परागकण फूल जाता है। इस परागकण के फूलने से पता है क्या होता है? जो अंतःचोल होता है, अंतःचोल, ये अंतःचोल किसी भी एक जनन छिद्र से बाहर निकल जाता है। ऐसे अंतःचोल, ये अंतःचोल बाहर निकल चुका है। कहां से भाई? किसी भी एक जनन छिद्र से। मैंने कहा था कि अंतःचोल जनन छिद्र से निकलकर किसका निर्माण करता है? पराग नली का निर्माण करता है। तो ये आपको जो स्पष्ट दिखाई दे रही है ना, इसे हम पराग नली बोल के चलते हैं, पोलन ट्यूब बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलन ट्यूब। अब एक लास्ट डायग्राम और है, फिर इसके बाद में इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब सिंपली क्या होता है, ये पूरा एक परागकण है, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब ये जो है, ये इस प्रकार की एक आउट ग्रोथ बनाता है, इस प्रकार की जो आपको क्लियर डायग्राम में दिखाई दे रही है, ठीक है। इस प्रकार की आउट ग्रोथ बनाता है, और इस आउट ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है भाई। हाँ, व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पे। ये दो आपको दिख रहे हैं, और एक पीले कलर में आपको एक और संरचना दिखाई दे रही है ना। और इसमें इस प्रकार के रेड कलर का साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। तो इस पूरी संरचना को, अब जो आपको दिखाई दे रहा है, अंतर समझो इसमें और इसमें। यहां तो दोनों कोशिकाएं हैं, लेकिन यहां पर कोई भी कोशिका आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अब आप बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं इसको? नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट के नाम से इसको जानते हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, याद रह जाएगी बात मेल गैमेटोफाइट की। बहुत अंतर है, मैं पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं एक बार नाम लिख देता हूं। इसका जो नाम है वो तो है कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक, और ये जो दो आपको छोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये भैया बहुत काम की चीज है, इन्हीं को बोलते हैं नरयुग्मक, बहुत काम की चीज है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है, और ये पूरी संरचना है ही पराग नली, इसको आप पोलन ट्यूब बोल के चलते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जानी जाती है नर युग्मकोद्भिद के नाम से। तो देखिए, मैंने कहा था ना कि आपके पास तो एक सिंपल पोलन ग्रेन था, ये रहा पोलन ग्रेन, और हमारे लिए उसने चैलेंज किया था, वो हमें चैलेंज करता है कि आपने कैसे इसको बना लिया। तो हमने आपको समझाया कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हमने ऐसी संरचना को, एक गोलमटोल संरचना को कितना कुरूप बना दिया है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो संरचना है ना, आप इसी संरचना को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना पेशेंस रखा। अब सुन लीजिए थ्योरी, बिल्कुल नजरें आपके नोट्सों में, कान मेरी आवाज पे होने चाहिए। एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, समझ में नहीं आए तब बताना मुझे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी होगी। क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार आता है
कि नर युग्मकोद्भिद क्या है, इसके परिवर्धन को समझाइए। ठीक है, अब सुनो, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। अंकुरित परागकण को ही क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। अब हमें लिखना है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कितने चरणों में, 2 चरणों में, एक तो परागण से पहले और एक परागण से पश्चात या बाद में। ठीक है, अब हम हेडिंग लगाएंगे इस परागण से पहले। अब देखो कैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमें क्या लिखना है कि परागण से पहले परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 असमान केंद्रक बनते हैं। क्या बनते हैं, समझते चलना एक एक पॉइंट को। परागकण में परागकण का जो केंद्रक होता है, ये परागकण का केंद्रक है, इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से 2 असमान केंद्रक बनते हैं, जिसमें बड़ा केंद्रक कायिक केंद्रक और छोटा केंद्रक जनन केंद्रक होता है। बताइए आपके नोट्सों में पहली लाइन लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, तो क्या दिक्कत है आपको इसको समझने में। ये 2 केंद्रक नहीं दिख रहे क्या आपको, एक तो बड़ा केंद्रक आपको दिख रहा है, कौन, ये रहा जो कायिक है, और एक छोटा केंद्रक दिख रहा है जो जनन केंद्रक है। समझ में आ गई बात। सेकंड पॉइंट, अब इनमें या केंद्रकों में कोशिका द्रव्य विभाजन होने से या दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति बन जाने से 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका। तो बताइए कायिक कोशिका और जनन कोशिका बन रही है नहीं बन रही, कब बन रही है कायिक और जनन कोशिका, जब इन दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति बन जाती है। भाई जब भी कोई विभाजन होता है ना, तो सबसे पहले तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब भी किसी कोशिका में विभाजन होता है तो पहले तो केंद्रक बढ़ता है, और केंद्रक के बढ़ने के बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। जब तक कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता तब तक अलग अलग 2 सेल नहीं बनती। ठीक है, केंद्रक तो बन जाएंगे लेकिन कोशिका नहीं बनेगी। कोशिका अलग 2 जब बनती है जब उनमें कोशिका द्रव्य विभाजन हो। तो देखिए यहां पर पहले केंद्रक में विभाजन हुआ था, केवल 2 केंद्रक बने थे, वो भी अनइक्वल, बड़े केंद्रक को कायिक और छोटे को जनन। उसी प्रकार जब इन केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति बनी तो आप कह सकते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, जो बड़ा कायिक केंद्रक था वो बड़ी कायिक कोशिका बना देगा, और जो छोटा केंद्रक था वो छोटी जनन कोशिका बना देगा। और इन जनन कोशिका के ऊपर एक भित्ति पाई जाती है, उस भित्ति का नाम है कैलोज भित्ति। क्या नाम है भाई, कैलोज भित्ति। बहुत इंपॉर्टेंट भित्ति है, ये नीट में कई बार पूछी जा चुकी है कि जो जनन कोशिका होती है, परागकण के अंदर जो जनन कोशिका होती है वो किस भित्ति द्वारा आवृत रहती है, तो वो कैलोज भित्ति के द्वारा आवृत रहती है। ये नीट का पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता लेकिन नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सी भित्ति से कवर रहती है जनन कोशिका, कैलोज भित्ति से। अब मेरी बात को सुनना, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुनना। 60% जो प्लांट होते हैं, देखो यहां बात आवृतबीजी प्लांटों की चल रही है, एंजियोस्पर्म की। सुनना मेरी बात को, 60% जो प्लांट हैं उनमें तो द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागण होता है। कितनी कोशिकीय अवस्था में, द्विकोशिकीय अवस्था में। लेकिन रिमेनिंग 40% जो प्लांट्स होते हैं उनमें 3 कोशिकीय अवस्था में परागण की क्रिया होती है। अब इस पॉइंट को समझना, आप केवल ध्यान सुनना। ये जो आपको परागकण दिखाई दे रहा है इसमें कितनी सेल है, आप बताइए कितनी सेल है इसमें। भाई इसमें 2 सेल्स आपको क्लियर दिखाई दे रही है ना, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। तो क्या आप इसको द्विकोशिकीय परागकण नहीं बोलेंगे। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जब परागकण के अंदर 2 कोशिका बन जाती हैं तो 60% प्लांटों में परागण की क्रिया हो जाती है। कहने का मतलब है ये परागकण जब तक परागकोश से बाहर नहीं निकलता तब तक इसमें ये 2 कोशिका नहीं बन जाए। आप समझ गए, ठीक है। तो ये परिवर्धन ही तो चल रहा है, ये आगे चल के मिल गए मेटोफाइट बनाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट,
अब 60% प्लांटों में तो ये द्विकोश की अवस्था में परागकोश से बाहर निकलता है, और यदि परागकण परागकोश से बाहर निकल गया तो आप उसको परागण की क्रिया ही बोलेंगे, क्योंकि 100% वर्तिकाग्र पर जाके गिरेगा। लेकिन दूसरी बात क्या है, रिमेनिंग 40% जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म की बात चल रही है, तो मैं यहां आपको एग्जांपल बता दूं, एक बंदरबाटी नाम का प्लांट होता है, कुल्फा बंदरबाटी। अच्छा, बंदरबाटी नाम से आप ऐसे मत समझो, ये आपका देखा हुआ प्लांट है। यदि आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में, जिसको हम पापड़ी के नाम से जानते हैं, मतलब जिसमें पत्तियां झड़ जाती हैं और जो क्या बोलते हैं, बीज बीज से उड़ते रहते हैं, यदि आपने ऐसी ऐसी गोल मटोल होती है इस प्रकार, और इसके बीच में एक बीज होता है जिसको हम खाते भी हैं, है ना, सभी ने देखा है, और ये उड़ता रहता है गर्मियों के समय में। पापड़ी का पेड़ जिसको बोलते हैं, पापड़ी पापड़ी जो भी है, वो उसको बंदरबाटी बोलते हैं। तो सुनना मेरी बात को कि 40% प्लांटों में ये 3 कोशिका का क्या सिस्टम है। आप सोच रहे सर ये प्लांट में तो 2 ही कोशिकाएं, वे तीसरी कैसे बन जाएगी। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनना मेरी बात को। किन्हीं प्लांटों में, जैसे बंदरबाटी का एग्जांपल दिया है, किन्हीं प्लांटों में जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका, वो अपने अंदर दूसरा समसूत्री विभाजन करती है, जो उसने यहां पे किया है। यहां मैं लिख भी दूं, समसूत्री विभाजन कौन सा, सेकंड। तो ये 2 नरयुग्मक बने ना, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये जो 2 नरयुग्मक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 कोशिका ही तो है भाई, और इन नरयुग्मकों का निर्माण करती है कौन सी कोशिका, जनन कोशिका, जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स इसको बोलते हैं, और वेजिटेटिव सेल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जनन कोशिका परागण से पहले ही, देखो 60% प्लांटों में इसने अपना समसूत्री विभाजन सेकंड कब किया है, लास्ट में, है ना, परागण के बाद किया है ना। लेकिन कुछ प्लांटों में ये जो जनन कोशिका होती है, अपना समसूत्री विभाजन इसी जगह पर कर देती है, और मान ली इसने 2 नरयुग्मक यही जगह पर बना दिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, परागण नहीं हुआ है और जनन कोशिका ने दूसरा समसूत्री विभाजन यहीं कर लिया और 2 नरयुग्मक बना दिए हैं, तो ये भी 2 कोशिका। अब बताइए इस पोलन ग्रेन में 3 कोशिका है कि नहीं भाई, 2 तो नरयुग्मक हैं, वो 2 कोशिका हुई और एक कायिक कोशिका, तो 3 कोशिकाओं वाला परागण हो गया ना। तो इस अवस्था में परागण करेगा 40% प्लांटों में। आप समझ पाए कि 60% प्लांटों में द्विकोश की अवस्था में और रिमेनिंग 40% में 3 कोश की अवस्था में कैसे परागण होता है। ठीक है, तो ये बात होती है कि जो जनन कोशिका होती है ना, वो अपने अंदर विभाजन करके 2 नरयुग्मक बना देती है, तो परागकण के अंदर 3 कोशिका बन जाती हैं, फिर ये परागण करता है, मतलब परागकोश से बाहर निकलता है। किन में, 40% प्लांटों में। तो मोस्टली तो हमें 60% वाला ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी घटना आपकी परागण से पहले की है। आप नोट में एक एक पॉइंट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको मेरी बात समझ में, ठीक है, समझ पाए। चलिए, तो ये परागण से पूर्व घटना समझ में आ गई। बहुत सिंपल है कि परागकण के केंद्रक में समसूत्री विभाजन से 2 असमान केंद्रक बनते हैं, बड़ा केंद्रक कायिक, छोटा केंद्रक जनन। इन दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति बनने से 2 कोशिकाएं बनती हैं, बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, छोटी कोशिका जनन कोशिका। प्राय इसी द्विकोश की अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न होती है। यार क्या दिक्कत है इसको पढ़ने में, बोलो, कितना सिंपल है। आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थ्योरी आपके पास है, ये कहीं भी कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है। अब आइए परागण के बाद क्या होता है, सुनिए। तो परागण के बाद क्या होता है भाई, अब हुआ क्या, अब ये जो परागकण था वो बाहर निकल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। ठीक है, अब वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंचता है ना, तो अब एक पॉइंट और सुनना, जो जनन कोशिका होती है, चल रहे क्या काम है तेरा, इसको जानते हो क्या, अब जानते, उड़ा दूं, खा जाएगा यार, चल जा बच्चों की तरफ जा, आ रहा है तुम्हारी तरफ, कोई बात नहीं। तो सुनिए भाई, ये जो तर्कुरूपी कोशिका है, हाँ मैं क्या बोल रहा था, सुनिए। कैलोज भित्ति जनन कोशिका को
परागकण की भित्ति से अलग करने में मदद करती है। ये यहां पर परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई है ना, तो कैलोज भित्ति जब डिजोल्व होती है, घुलती है, तो ये एक काम कर जाती है, इसको इससे अलग कर जाती है। और जब ये अलग होती है ना, तो जनन कोश का जो होती है वो अपना आकार चेंज करके कैसी हो जाती है, स्पिंडल रूपी या लेंटिकुलर, मसूराकार या तरकू रूपी हो जाती है। तरकू जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मूली का डायग्राम देखा है, मूली, तो मूली भी तरकू रूपी मूल होती है ना, तो मूली जैसी आकृति या आप उत्तल लेंस जैसी आकृति इसको कह सकते हैं। उत्तल लेंस तो यार सभी ने देखा है, ऐसा होता है ना, उत्तल थोड़ी बोलते हैं इसको, उत्तल बोलते हैं क्या? हाँ उत्तल ही तो बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब होता क्या है, परागण के बाद जनन कोश का अलग हो गई और ये कैसी आकृति में बदल गई, तरकू रूपी में। अब सुनिए नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है कि जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, नमी वगैरह एक्सेप्ट करता है, जिससे परागकण फूल जाता है। और अंतःचोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, मैंने कल आपको बताया था परागकण की संरचना में, और मैंने कहा था कि मैं इस पॉइंट को आपको कल बताऊंगा कि अंतःचोल परागनली कैसे बनाता है। तो इसके परागकण के फूलने से जो अंतःचोल होता है वो अपनी वृद्धि करता है और एक जनन छिद्र से बाहर निकल जाता है। अब मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, आपके मन में कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये स्पोरोपोलिन का जमाव ये तो बहुत कठोर होता है, फिर ये कोमल अंतःचोल इससे कैसे बाहर निकल पाया? अरे भाई यहां पर छिद्र है, यहां पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं है। यदि यहां पर स्पोरोपोलिन होता तो ये कभी भी अंकुरित नहीं हो पाता, ठीक है। तो अंतःचोल किसी एक जनन छिद्र से निकलकर किसका निर्माण करती है, परागनलिका, जिसको आप पोलन ट्यूब कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब जनन कोश का जो होती है उसमें समसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे वो क्या बना देती है, दो नर युग्मक। ये पॉइंट आप याद रखना, जनन कोश का समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, और यही वो दो नर युग्मक है जो निषेचन करेंगे अगली क्लास में, इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो जनन कोश का दो नर युग्मक बना देती है, और जो कायिक कोश का होती है वो इसके टिप पार्ट में आ जाती है और आगे चल के ये नष्ट हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि कायिक कोश का परागनली का निर्माण करती है, लेकिन ऑथेंटिक जो शोध में सामने आया है वो अंतःचोल ही परागनली का क्या करता है, निर्माण। और कायिक कोश का इसके आगे होती है जो शीघ्र ही क्या हो जाती है, नष्ट। और जो जनन कोश का है वो इसके अंदर क्या बना देती है, दो नर युग्मक। और जो इसका कोश का द्रव्य होता है ना परागकण का, वो भी कहाँ चला जाता है, परागनली में, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, ये परागकण से कोई अंकुरण जैसी संरचना निकली ना, जैसे आप पोलन ट्यूब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पोलन ट्यूब। तो परागकण का अंकुरण ही तो है ये। क्या है ये घटना, परागकण का अंकुरण, मतलब ये अंकुरित परागकण है ना, और अंकुरित परागकण को ही आप क्या कहते हैं भैया, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बता दूं, ठीक है। चलिए एक बार और बता देता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को, सुनना। अब मैं बोलूंगा केवल सुनना है, सुनिए। अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, ये तो परिभाषा। आपको कहना है सर जब मेल गैमेटोफाइट बनता है ना तो ये दो चरणों में बनता है, एक परागण से पहले और एक परागण के बाद में। अब अर्थ हमारी समझ में आ गया कि सर परागण से पहले तो ये परागकोश के अंदर होगा, तब इसमें कोई चेंजमेंट होंगे, और परागण के बाद का मतलब है जब ये परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तब इसमें कोई चेंजमेंट होंगे, तब जाके ये मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली घटना यदि हम परागण से पहले देखें तो बहुत सिंपल है। देखो, परागकण के पास एक केंद्रक होता है, इस केंद्रक में सबसे पहले विभाजन होता है, जिससे कितने केंद्रक बनते हैं, दो। और कैसे होते हैं वो, असमान, मतलब समान साइज के नहीं होते। तो असमान केंद्रक में जो बड़ा केंद्रक होता है उसे आप कायिक बोलते हैं, छोटा होता है उसे जनन केंद्रक बोलते हैं। अब ये लाइन तो कितनी सिंपल है, देखो, केंद्रक में विभाजन, दो केंद्रक, एक बड़ा एक छोटा, बड़े को कायिक, छोटे को जनन। अब दोनों केंद्रकों के मध्य यदि कोश का भित्ति बन जाए तो सिंपल सी बात है भाई, कोश का बन जाएगी।
अब बड़ा केंद्रक भाई वो जाहिर सी बात है बड़ी कोशिका बनेगा जिसका नाम कायिक होगा, छोटी जनन कोशिका बनेगी। द्विकोश की अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्या रामायण है यार, छोटी सी तो बात है। आइए परागण पश्च में। परागण पश्च में क्या होता है कि जो जनन कोशिका अपनी भित्ति से अलग हो जाती है, हालांकि ये बीच का पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जो दोनों घटनाओं को रिलेट करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए ये मसूराकार तर्कुरूपी हो जाती है ना, या आप उसको परागण से पहले भी लिख सकते हैं, इस बात को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है, अब आपको लिखना है कि परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र की सतह पर गिरता है तो वर्तिकाग्र की सतह से क्या लेता है, वो पोषक पदार्थ या नमी, जिससे वो फूल जाता है और अंतःचूल किसी भी जनन छिद्र से निकलकर किसका निर्माण करता है, परागनली का। और इस परागनली में जनन कोश का समसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करती है, दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। और कायिक केंद्र किसके आगे की तरफ आ जाता है। और इसी संपूर्ण संरचना को या इसी अंकुरित संरचना को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेल गैमेटोफाइट। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए ताकि आपको पीछे दिक्कत नहीं आए। ले लीजिए फटाफट, ले लिया? ठीक है, चलिए। तो अब आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है ना। कल हमने परागकण की संरचना देखी और आज हमने देख लिया कि जो हमारा परागकण होता है वो कैसे आगे अपना डेवलपमेंट करता है या अपने अंदर कैसे चेंजमेंट करता है। ठीक है, तो परागकण जो कि ऐसा पढ़ा था कल हमने और आज कैसा बन गया है, वो इस प्रकार का बन गया है परागकण। इसका बहुत बड़ा महत्व है जो आपको अगली क्लासों में समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल कड़ी नुमा चैप्टर है, रिदम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। और आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको पीछे वाले जो कंसेप्ट या टॉपिक है और भी क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से, मन लगा के पढ़ो। पहले तो आप मेरी बातों को सुना करें, उसके बाद नोट से मैचिंग किया करें। और देखो नोट्सों में और यहाँ की थ्योरी में एक दो शब्द की हो जाती है भाई, आप ऐसे टेंशन लेते हुए आ रहे ना, कहीं शब्द में यहाँ एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, कहीं कम रह जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मन की बात है। मन में कोई बात आ जाती है एट ए प्रेजेंट टाइम तो वो बोल देता हूँ, नहीं रहती तो नहीं याद रहता ना, ऐसी बात है। कोई कंप्यूटर तो है नहीं, है ना। चलिए, आपको मेरी बात समझ में आ गई। ये मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्सों में जो थ्योरी है ना, गारंटेड आपके हर इस पॉइंट से क्लियर हो रही होगी जो मैंने डायग्राम बनाए। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाए आप इसको डायग्राम, आप भी मेहनत किया करें। ठीक है, चलिए, तो आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। कुछ इसमें नोट वाले पॉइंट रह गए केवल नर वाले पार्ट में, वो नोट वाले पॉइंट में कल बात करूंगा। और हो सकता है शायद कल ही फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल पार्ट की बात कर लें, या मेरा मन हुआ तो मैं इनको एक बार दोबारा से भी रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, ओके।